नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं हूं नितिन कुमार छारी और आप सभी का वसंत एकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मानव रोग के अंतर्गत गुणसूत्रीय विकार अर्थात जेनेटिकल डिसीज के अंतर्गत जो हमने दो टाइप बताए थे, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर और एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर अर्थात गुणसूत्रीय विकार से संबंधित है। ठीक, ये जो सीरीज है इसके अंतर्गत अगला लेक्चर आपको बैक्टीरियल डिसीज, वायरल डिसीज, प्रोटोजन्स डिसीज यानी कि लगातार इस डिसीज संबंधी जहां जहां जो भी प्रश्न बन सकते हैं, जितने भी प्रकार के डिसीज परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, सब पढ़ेंगे हम, और उनसे एक भी प्रश्न परीक्षा दृष्टि से बाहर नहीं होगा, ऐसा पूर्ण प्रयास होगा। ठीक है, तो इसी सीरीज के अंतर्गत ये चौथा लेक्चर है। इस लेक्चर के शुरुआत से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर टिक भी करें, जिससे लगातार जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचते रहेंगे और उसके बाद आप जो भी बायोलॉजी संबंधी या इस चैनल पे जो भी लेक्चर लिए जा रहे हैं उस लेक्चर के माध्यम से आप अपने ज्ञान में वृद्धि करें और परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को सही करें, जिससे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाए। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। और लेक्चर को स्टार्ट करने के पहले हम ये समझ लेते हैं कि हम इसके अंतर्गत जो पढ़ रहे हैं वो किस प्रकार से परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक, तो हमने आनुवंशिक रोगों के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, आनुवंशिक रोग के अंतर्गत दो प्रकार के रोग बताए थे। एक थे मेंडेलियन डिसऑर्डर यानी कि मेंडल के वंशागति के नियमों के आधार पर होने वाले रोग, जो कि थी हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया। ये कुछ रोग थे जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे। अगर किसी ने पिछला लेक्चर नहीं पढ़ा है तो इस लेक्चर के अंतर्गत आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक करना है, एक एक प्रकार से लिंक पड़ी हुई है, डिसीज 1, डिसीज 2, डिसीज 3। ठीक है, उन सारे लेक्चर को देख लेंगे तो इसका बैकग्राउंड जो है वो समझ में आ जाएगा। ठीक, आज का जो लेक्चर है वो दूसरे प्रकार का जेनेटिकल डिसीज यानी कि गुणसूत्रीय विकार यानी कि गुणसूत्रों से होने वाले जो रोग हैं उनको पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम तकरीबन 6 से 7 प्रकार के रोग पढ़ने वाले हैं। पहला पढ़ने वाले हैं पटाऊ सिंड्रोम। कौन सा है? पटाऊ। पटाऊ शब्द से तो परिचित होंगे ना, पटाऊ। तो पटाऊ सिंड्रोम जो होता है वो एक प्रकार के गुणसूत्रीय विकार के अंतर्गत आता है, जो कि एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है यानी कि आनुवंशिक रोग है। ठीक, यदि किसी महिला और पुरुष यानी कि मेल और फीमेल के अंदर समान रूप से इस रोग के लक्षण देखे जाते हैं, किसी महिला और पुरुष के अंदर यदि 13वीं नंबर की जो गुणसूत्र की जोड़ी है, जो कि मेल और फीमेल में दोनों में कैसी होती है, समान होती है, एक्स और एक्स होते हैं। ठीक है, आपको जब सेल पढ़ाई गई थी, सेल वाले प्लेलिस्ट में आप चेक करेंगे तो वहां पर जब हम गुणसूत्र पढ़ रहे थे, गुणसूत्र के अंतर्गत बताया गया था कि दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, एक होता है ऑटोसोम, दूसरा होता है एलोसोम। ठीक है, ऑटोसोम का मतलब होता है ऐसे गुणसूत्र जो मेल और फीमेल में समान होते हैं, और वो गुणसूत्र होते हैं आपके 1 से लेके 22वीं जोड़ी तक के सभी लगभग जो गुणसूत्र हैं वो टोटल 44 होंगे। ये 44 गुणसूत्र मेल और फीमेल में समान होते हैं। ठीक है, इसलिए उनको ऑटोसोम क्रोमोसोम कहते हैं। फिर उसके बाद है आपका एलोसोम, जिनको हम लिंग गुणसूत्र के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये लिंग का निर्धारण कर रहे हैं, यानी कि मुख्य रूप से मेल के अंदर जो 23वीं जोड़ी गुणसूत्र होता है वो होता है आपका एक्स और वाई, और फीमेल के अंदर जो होता है, ये तो मेल है, ठीक, और फीमेल के अंदर जो होता है वो है आपका एक्स और एक्स। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं फीमेल के अंदर 1 से लेकर 23वीं जोड़ी तक के सारे क्रोमोसोम एक्स और एक्स होते हैं, और मेल के अंदर जो होते हैं 1 से लेकर 22वीं जोड़ी तक सब एक्स और एक्स होते हैं, लेकिन 23वीं जोड़ी एक्स और वाई होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेल और फीमेल में ये 23वीं जोड़ी जो गुणसूत्र है वो अलग होता है, इसीलिए उसको एलोसोम कहते हैं, और इसके एलोसोम के माध्यम से ही लिंग का निर्धारण हो रहा है, इसीलिए इसको लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम कहा जा रहा है। ठीक, तो हम यहाँ पर अब बात करेंगे इन गुणसूत्रों की। ठीक है, तो प्रयास करेंगे आपको इनके माध्यम से जो जानकारी दी गई है वो समझ में आ गई होगी। ठीक, तो पटाऊ सिंड्रोम जो कि एक गुणसूत्रीय विकार है जो जेनेटिकल डिसीज के अंतर्गत आता है, इस पटाऊ सिंड्रोम के अंतर्गत क्या होता है, मेल और फीमेल की 13वीं नंबर की जोड़ी होगी, 13 नंबर का जो पेयर होगा एक्स और एक्स, इसके अंदर ट्राइसोमी होगी। ट्राइसोमी का मतलब होता है एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो ट्राइसोमी का मतलब जो एक्स और एक्स 2 एक्स थे वहां अब एक्स और एक्स और एक्स 3 एक्स हो जाएंगे।
तो ऐसी स्थिति में मेल और फीमेल के अंदर गुणसूत्र की संख्या 46 होती है और एक बढ़ जाने से 47 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पटाऊ सिंड्रोम हो जाएगा यदि 13 नंबर की जोड़ी 13 नंबर का जो पेयर है क्रोमोसोम का वो एक्स और एक्स है, मेल और फीमेल दोनों में। ठीक, अब मेल और फीमेल के अंदर 13 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में यदि ट्राइसोमी होगी यानी कि एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका पटाऊ सिंड्रोम। ठीक, इसी प्रकार से यदि 18वें नंबर के पेयर में ट्राइसोमी होगी तो एक्स एक्स और एक्स वहां पे भी 3 हो जाएंगे, तो उस रोग को आप कहोगे एडवर्ड सिंड्रोम। क्या कहोगे? एडवर्ड सिंड्रोम, है ना। यानी कि पटाऊ सिंड्रोम 13 नंबर के पेयर में ट्राइसोमी, एडवर्ड सिंड्रोम 18 नंबर के पेयर में ट्राइसोमी, फिर उसके बाद 21वें नंबर के पेयर में ट्राइसोमी, यानी कि अगर 21वें नंबर का क्रोमोसोम में ट्राइसोमी होती है अर्थात एक्स और एक्स के साथ एक एक्स और जुड़ जाता है तो वो ट्राइसोमी कहलाएगी और ऐसी स्थिति में जो रोग होगा वो कहलाएगा आपका टर्नर्स सिंड्रोम, सॉरी डाउन्स सिंड्रोम। क्या कहलाएगा? डाउन्स सिंड्रोम। ठीक है, टर्नर्स इससे थोड़ा अलग है। तो यहाँ हमने 3 रोग पढ़े, एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला रोग पढ़ा हमने पटाऊ सिंड्रोम, दूसरा हमने पढ़ा एडवर्ड सिंड्रोम, तीसरा हमने पढ़ा डाउन्स सिंड्रोम। ठीक है, ये जो सिंड्रोम नाम की डिसीज हो रही हैं आमतौर पे हम इनको जेनेटिकल डिसीज बोल रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं सारे सिंड्रोम जेनेटिकल हो, क्योंकि आपका एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम वो भी एक सिंड्रोम नाम से डिसीज है, तो ऐसी स्थिति में वो उसको भी आप जेनेटिकल कर दो, नहीं वो वायरल डिसीज है ना। तो ऐसा लिंक मत बना लेना कि जितने भी सिंड्रोम हैं वो सब जेनेटिकल हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ठीक है, तो पटाऊ सिंड्रोम जो हो रहा है वो 13 नंबर की जोड़ी यानी कि 13 नंबर पेयर के अंदर मेल और फीमेल में, है ना, मेल एंड फीमेल दोनों में यदि ट्राइसोमी होती है यानी एक्स एक्स के साथ एक एक्स और आता है तब जो होता है पटाऊ सिंड्रोम। इसी प्रकार से एडवर्ड सिंड्रोम तब होगा जब 18 नंबर के पेयर में मेल और फीमेल के अंदर किसी में भी यदि ट्राइसोमी होती है तब जो होता है 18 नंबर के पेयर में, तब वो क्या हो जाता है आपका एडवर्ड सिंड्रोम। और यदि यही स्थिति 21वें नंबर के पेयर में मेल और फीमेल के अंदर दिखाई देती है तो वो हो जाता है आपका डाउन्स सिंड्रोम। 13, 18 और 21, 13, 18, 21, 13, 18, 21 बोलो, 13, 18, 21, 13, 18, 21 का मतलब क्या है आपके पटाऊ एडवर्ड डाउन्स। ठीक है, पटाऊ एडवर्ड डाउन्स, और तीनों में मेल फीमेल के अंदर समान स्थिति उत्पन्न हो रही है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे जो आपको 1 से लेके 22 तक आ रहे हैं वो ऑटोसोम हैं। कैसे हैं? ऑटोसोम। ऑटोसोम का मतलब समान गुणसूत्र। ठीक है, इसलिए मेल फीमेल में समान स्थिति उत्पन्न करेंगे। ठीक है, ट्राइसोमी का मतलब होता है एक गुणसूत्र का बढ़ जाना। ठीक है, ट्राइसोमी। अगर ट्राइसोमी की जगह आप कहीं देख लें मोनोसोमी, मोनोसोमी का मतलब क्या होगा? मोनोसोमी का मतलब होगा आपके एक गुणसूत्र का वहां से गायब हो जाना, एक गुणसूत्र का गायब हो जाना। अगर ट्राइसोमी होगी तो ऐसी स्थिति में गुणसूत्र की संख्या 47 और 47 होगी, क्योंकि आपके शरीर में गुणसूत्र की संख्या नॉर्मली कितनी है? 46, यानी कि 23rd पेयर, यानी कि 23 जोड़ी है, और वो टोटल कितनी है? 46। बट अगर इस प्रकार का कोई सिंड्रोम डिसीज दिखाई देता है तो वो ऐसी स्थिति में एक गुणसूत्र बढ़ा देगा और उसके बढ़ाने से गुणसूत्र की संख्या हो जाएगी 47। ठीक, अब इसके बाद जो अगले डिसीज हैं, चौथे नंबर का जो डिसीज है, 5वें नंबर का डिसीज है, चौथे नंबर का डिसीज स्पेशली मेल के अंदर हो रहा है, 5वें नंबर का डिसीज स्पेशली फीमेल में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये 23वीं जोड़ी गुणसूत्र में हो रहा है, 23rd नंबर के पेयर में हो रहा है, और वो क्या है? मेल के अंदर एक्स और वाई, और फीमेल के अंदर 23वीं जोड़ी कौन सी है? एक्स और एक्स। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अब वो अलग क्रोमोसोम है, इसलिए ये अलग अलग नाम से भी जाने जाते हैं। अब मेल के अंदर जो हो रहा है 23वीं जोड़ी गुणसूत्र में किसी भी प्रकार का रोग जिसे हम पढ़ रहे हैं वो है क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। और जो फीमेल में इस प्रकार का रोग दिखाई देगा तो उसको कह रहे हैं हम टर्नर्स सिंड्रोम, टर्नर्स सिंड्रोम।
ठीक है, टर्नर्स छोटा था इसलिए सिंड्रोम भी लिख दिया। समझ में आई बात? एक बार फिर से रिपीट करूं, यदि पुरुष के 23वीं जोड़ी गुणसूत्र में यानी कि लिंग गुणसूत्र के अंदर ट्राइसोमी होगी, क्या होगी? ट्राइसोमी होगी। ट्राइसोमी होगी तो ऐसी स्थिति में इसको जो रोग होगा वो क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम होगा। और ट्राइसोमी से क्या होगा? उसके एक एक्स की संख्या उधर बढ़ जाएगी। ठीक, यदि फीमेल के लिंग गुणसूत्र के अंदर क्या होगा? मोनोसोमी होगा। यहाँ पे याद रखना है आपको, मोनोसोमी। मोनोसोमी का मतलब है एक गुणसूत्र का गायब हो जाना। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे जो रोग होगा वो होगा टर्नर्स सिंड्रोम। ठीक है, टर्नर्स सिंड्रोम के अंदर ये जो महिला है ये हो जाएगी नपुंसक। क्या हो जाएगी? नपुंसक। सही है? सही नहीं है, नपुंसक। अब सही है। ठीक है, और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंतर्गत ये पुरुष भी हो जाएगा नपुंसक। ठीक है, यानी कि ये नपुंसकता को जन्म देंगे। नपुंसकता का मतलब होता है कि ये जो लड़का या लड़की होगी या ये महिला और पुरुष होंगे वो कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इनका लिंग गुणसूत्र जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में यदि किसी पुरुष के 23वीं जोड़ी गुणसूत्र में ट्राइसोमी यानी कि एक एक्स के ज़्यादा हो जाने से पुरुष को जो रोग हो रहा है वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, और इस रोग में पुरुष हो रहा है नपुंसक यानी कि वो बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा। ठीक, और इसी प्रकार का रोग यदि फीमेल के अंदर 23वीं जोड़ी गुणसूत्र में मोनोसोमी होने के कारण उत्पन्न होगा तो उसको हम कहेंगे टर्नर्स सिंड्रोम। और ऐसी स्थिति में महिला का एक क्रोमोसोम जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो गायब हो जाएगा। गायब हो जाएगा मतलब उसके अंदर होगा ही नहीं, और उसके न होने से फिर वो महिला हो जाएगी नपुंसक, यानी कि वो महिला कभी बच्चों को जन्म नहीं दे पाएगी। अब बांझ और नपुंसकता में अंतर है। महिला के बांझ होने का मतलब महिला के अंदर अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स न होने से हो सकता है वो बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही हो। ठीक, लेकिन नपुंसकता का मतलब वो कभी बच्चे को जन्म दे ही नहीं पाएगी, क्योंकि बच्चे को जन्म देने के लिए वो फिजिकली फिट नहीं है, ना महिला और ना पुरुष। और पुरुष अगर नपुंसक है तो ऐसी स्थिति में, पुरुष नपुंसक है तो ऐसी स्थिति में उस रोग का नाम होगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। यदि महिला नपुंसक है तो उस रोग का नाम होगा टर्नर्स सिंड्रोम। और टर्नर्स सिंड्रोम महिला को कब होगा? जब महिला के लिंग गुणसूत्र के अंदर मोनोसोमी होने से एक क्रोमोसोम गायब होगा। ठीक है, और पुरुष नपुंसक कब होगा? जब पुरुष की 23वीं जोड़ी में एक ट्राइसोमी होगी। तो यहाँ पे थोड़ा याद रखना। याद क्या रखना? आप जितने भी डिसीज पढ़ रहे हैं जेनेटिकल में आपने हर जगह ट्राइसोमी पढ़ी है, बस एक जगह मोनोसोमी पढ़ी है। तो मोनोसोमी एक जगह पढ़ेगी, उसको स्पेशली याद रखना, बाकी सब में ट्राइसोमी। बट याद ये रखना पड़ेगा आपको कि ये जो है एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम अलग अलग। पटाउ 13 मतलब 13। ठीक है, वो तो समझते ही होंगे ना। 13 मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो ना? 13 साल का लड़का, 13 साल की लड़की, दोनों ने एक दूसरे को पटा लिया। ठीक है, तो पटा लिया तो 13 नंबर पे पटाया तो दोनों में एक बढ़ गया ना। लड़का है तो लड़की बढ़ गई, लड़की है तो लड़का, इस तरीके से। ठीक, एडवर्ड यानी कि अब वो एडवांस हो गए तो 18 साल के हो गए। ठीक, 18 साल में वो एडवांस हो जा रहे हैं, यानी कि 18 साल में एडवर्ड सिंड्रोम, 13 साल में पटाउ सिंड्रोम। ये याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, ये सब बिल्कुल भी एक दूसरे से संबंध नहीं है। डाउन यानी कि वो अब डाउन हो गए, 21 साल तक आते आते डाउन हो गए, यानी कि क्या हो गया? ब्रेकअप हो गया। तो 21 साल में डाउन हो गए, 13 साल में पटा लिया, 18 साल में एडवांस हो गए। इस तरीके से लिंक बना के याद कर लेना। बाकी के है तो सब में ट्राइसोमी होगी तो एक एक बढ़ेगा। ठीक, फिर उसके बाद आपका है क्या? क्लाइनफेल्टर और टर्नर्स में फीमेल में मोनोसोमी, क्लाइनफेल्टर में मेल में ट्राइसोमी, और वो दोनों में 23वीं जोड़ी गुणसूत्र होगा, यानी कि लिंग गुणसूत्र होगा। ठीक, इसके अलावा एक और बच जाता है आपका, वो है क्राई टू चैट। कहीं कहीं आपको ये मिलता है क्राई टू कैट यानी कि बिल्ली। तो यदि किसी व्यक्ति के 5वीं जोड़ी में यानी कि 5 नंबर के क्रोमोसोम में, जैसे ये क्रोमोसोम है ना, दोनों एक्स और एक्स हैं। ठीक है, यदि
पांचवी जोड़ी गुणसूत्र में एक x जो है वो इस तरीके से बन जाए आपका, इस तरीके से देखना, वो मैंने ऐसा छोटा कर दिया है, ये छोटा सा दिखाई दे, यानी कि एक भुजा क्या है x की प्रभावित है, छोटी है। तो ऐसी स्थिति में जो होगा क्राई टू चैट होगा। और इस रोग से ग्रसित जो बच्चा होगा तो ऐसी स्थिति में वो बच्चा जब रोएगा तो बिल्ली जैसी आवाज में निकालेगा, म्याऊं म्याऊं करके रोएगा। कैसा रोएगा? म्याऊं म्याऊं करके। तो ऐसी स्थिति में उस रोग को हम कहते हैं क्राई टू चैट। ठीक, तो ये 6 प्रकार के आपके डिसीज हैं जो जेनेटिकल डिसीज के अंतर्गत आते हैं। जेनेटिकल डिसीज में 2 प्रकार के डिसीज हैं। इसके पहले वाले लेक्चर के अंतर्गत यानी कि डिसीज नंबर 3 जो लेक्चर है, पार्ट 3 जो लेक्चर, उसमें हमने पढ़े थे मेंडेलियन डिसऑर्डर, जिसमें हमने हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और फिनाइल कीटोनूरिया, ये 5 प्रकार के जेनेटिकल डिसीज पढ़ते जो मेंडेलियन डिसऑर्डर थे। अब हम जो पढ़ रहे हैं आज के लेक्चर में, यानी कि जो हमारा 4थे नंबर का लेक्चर है, उसमें हम पढ़ रहे हैं 6 ऐसे डिसीज जो जेनेटिकल हैं और दूसरे टाइप के जेनेटिकल है, यानी कि गुणसूत्रों में परिवर्तन आने के कारण वो जेनेटिकल डिसीज के तौर पे जाने जा रहे हैं। और वो 6 कौन कौन से हैं? वो है आपका पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, और इसके बाद क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्राई टू चैट सिंड्रोम। 6, ये 6, 5, 11, यानी 11 प्रकार के आपके क्या हो गए? जेनेटिकल डिसीज। और ये 11 जेनेटिकल डिसीज अपनी अलग अलग विशेषता रखने, अलग अलग अपना लक्षण रख रहे हैं, अलग अलग इनसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, अब परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे क्या क्या फैक्ट पूछे जा रहे हैं उन पे अपन चर्चा करते हैं एक एक करके। ठीक, आनुवंशिक रोग क्या है? ऐसा हम हर बार शुरुआत में देखते हैं कि आनुवंशिक रोग ऐसे रोग हैं जो किसी भी जीन, डीएनए, गुणसूत्र की संरचना, संख्या आदि में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो रहे हैं, उनको हम जेनेटिकल डिसीज कह रहे हैं। और जेनेटिकल डिसीज 2 प्रकार के, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर, एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आज का हमारा वीडियो था जो हम लगभग समझ चुके हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनको देखेंगे। मेंडेलियन डिसऑर्डर इसके पहले लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 3 में हमने पढ़ाया था, उसको आप देख लेना। ठीक, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते क्या हैं? तो यह रोग मुख्य रूप से किसी भी जीव के गुणसूत्र, किसमें? गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम की संरचना और उनकी संख्या में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? गुणसूत्रीय विकार, यानी कि गुणसूत्र में आने वाले परिवर्तन। ठीक, अब कौन कौन से हैं वो? तो डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है। ये आपके 5 सिंड्रोम हैं। कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, पटाउ सिंड्रोम 13 साल में पटाया, फिर उसके बाद 13 साल में पटाया, 18 साल में एडवांस हो गए, एडवर्ड यानी कि एडवांस, याद करने के हिसाब से 13 साल में पटाया, 18 साल में एडवांस हुए और 21 साल में क्या हो गए? डाउन हो गए, यानी कि 21 साल में हमने ब्रेकअप कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से लिंक बन जाएगी। 13 साल में पटाया, 18 साल में एडवांस हुए, 21 साल में डाउन्स यानी कि डाउन हो गए, यानी कि ब्रेकअप हो गया। और तीनों में ही क्या हो रहा है? आपकी ट्राइसोमी, ट्राइसोमी और ट्राइसोमी। ट्राइसोमी के कारण क्या स्थिति बन रही है? आपके एक एक्स जो है वो एक्स्ट्रा बढ़ जा रहा है। ये ट्राइसोमी यानी 13 नंबर में एक एक्स बढ़ जाएगा, ये ट्राइसोमी यानी 21 नंबर में एक्स बढ़ जाएगा, ये ट्राइसोमी यानी कि 18 नंबर में एक्स बढ़ जाएगा। और इन तीनों में आपके शरीर में गुणसूत्र की संख्या 46 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 47 यानी कि 47। ठीक है, क्राई टू चैट का मतलब 5वें नंबर की जोड़ी में ना तो ट्राइसोमी ना मोनोसोमी, बस क्या है उसमें संरचना में परिवर्तन आएगा, यानी कि आपका ये इस तरीके से एक्स है और इस तरीके से एक्स है, वो एक भुजा जो है वो छोटी हो जाएगी। अपन इसको यहाँ छोटा बना देते हैं, ये लो, और इसको थोड़ा बना देते हैं बताने के लिए। तो इस तरह से आगे हम पढ़ेंगे। टर्नर सिंड्रोम स्पेशली महिला में होता है, ये केवल फीमेल में होगा, महिला में होगा। क्यों? महिला के 23वीं जोड़ी गुणसूत्र में मोनोसोमी होगी। ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम केवल पुरुषों में होगा क्योंकि उसके लिंग गुणसूत्र में ट्राइसोमी। तो मोनोसोमी, ट्राइसोमी बहुत हो गया, सोमासोमी। आगे बढ़े एक एक करके। तो पटाऊ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कौन सा नंबर का पेयर है? 13 नंबर का, ये रहा। तो 13 नंबर में देखो हर जगह ये 1 2 3 4 5 हर जगह आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? 2 दिखाई दे रहे हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2 सब जगह 2 दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 1 2 और 3, यहाँ 3 क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि 13 नंबर के जोड़ी गुणसूत्र में क्या हो रहा है? एक आपका गुणसूत्र एक्स्ट्रा हो रहा है। 13 नंबर में ट्राइसोमी हो रही है, एक गुणसूत्र बढ़ जा रहा है,
जिससे गुणसूत्र की संख्या 46 से बढ़कर 47 हो जाती है। इस रोग के कुछ लक्षण हैं। इसमें जो भी व्यक्ति होगा उसके होंठ और तालू में विदर यानी कि गैफ पाई जाती है, ठीक है, और मानसिक रूप से मंद बुद्धि होते हैं, यानी कि मानसिक रूप से वो ज़्यादा सक्षम नहीं होते। अगर ऐसा कोई रोग है किसी व्यक्ति को तो व्यक्ति के शरीर में 13 नंबर की जोड़ी में ट्राइसोमी होने से एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, जिससे वो व्यक्ति जो होगा वो मंद बुद्धि हो जाता है। ये इस रोग का लक्षण है, ठीक है, इतना नोट कर लिया आपने। आगे बढ़ते हैं। डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम यानी कि 21वें नंबर की जोड़ी में ट्राइसोमी होने से एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, जिससे उनके शरीर में 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को जो रोग होगा वो व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से अत्यंत मंद हो जाएगा, यानी कि एक तरीके से वो विकलांग हो जाएगा मानसिक और शारीरिक रूप से। इसका मुख गोल और खोपड़ी कैसी होती, चौड़ी होती है। अब ऐसा नहीं किसी का मुंह गोल है तो बोले कि यार तुमको तो डाउन सिंड्रोम है, जरूरी नहीं कि जिसका मुंह गोल है उसको डाउन सिंड्रोम ही हो। लेकिन डाउन सिंड्रोम के लक्षण में आप देखेंगे अधिकांश व्यक्ति का मुंह गोल होता है और माथा चौड़ा होता है, एकदम ऐसा चौड़ा, ठीक है, जैसे छाती होती ना एकदम चौड़ी, वैसे माथा चौड़ा हो जाता है, इतना भी चौड़ा नहीं होता। टर्नर सिंड्रोम। अच्छा, इसमें आपने देखा होगा, यहाँ पे देखो ये एक आपको एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, 21वीं जोड़ी में एक एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, बाकी सब में दो दो होंगे लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब है आपका टर्नर सिंड्रोम केवल और केवल महिला में होगा, इस चीज को याद रखना। टर्नर सिंड्रोम महिलाओं के अंदर होने वाला डिसीज है। ये महिला एम नहीं आएगी, महिला एफ यानी कि फीमेल के अंदर होता है, और वो उसके लिंग गुणसूत्र में एक्स और एक्स के अंदर एक एक्स देखो गायब ही है ना, तो एक एक्स यहाँ से गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके लिंग गुणसूत्र में मोनोसोमी होती है। क्या होता है? मोनोसोमी। और मोनोसोमी के होने से उसके शरीर का एक लिंग गुणसूत्र में से एक गुणसूत्र क्या हो जाता है? गायब हो जाता है, जैसे उसके शरीर में गुणसूत्र की संख्या 45 से घटकर कितनी हो जाती है? 46 हो जाती है। और ऐसी महिला जिसको टर्नर सिंड्रोम है उसके लक्षण क्या हैं? लैंगिक अंग जो होंगे यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे वो, और साथ ही साथ स्तन ग्रंथियां वो अल्प विकसित हो जाएंगी, है ना, स्तन का विकास नहीं हो पाएगा, और साथ ही साथ लैंगिक अंग यानी कि जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो विकसित नहीं हो पाएंगे। ऐसी महिला बच्चों को जन्म नहीं दे पाती, इसलिए इस रोग को कहते हैं महिला नपुंसकता, ठीक। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि ये रोग केवल और केवल मेल के अंदर होगा, और यदि किसी मेल को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है तो ऐसी स्थिति में उसके एक्स वाई के साथ एक एक्स और आएगा। देखो 1 2 और ये 3, यानी कि यहाँ पर आपको एक एक्स एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, और उस एक एक्स्ट्रा होने से उसके शरीर में गुणसूत्र की संख्या 46 से बढ़कर 47 हो जाएगी। ट्राइसोमी के कारण 47 हो गई, और ऐसी स्थिति में उसके भी पुरुष जनन अंग विकसित नहीं हो पाएंगे और वो पुरुष हो जाएगा नपुंसक यानी कि स्टेराइल मेल, ठीक। नेक्स्ट, क्राइटू-चैट सिंड्रोम या क्राइटू-कैट सिंड्रोम। तो ये जो बच्चा है वो ऐसे बिल्ली जैसी आवाज निकालेगा रोते समय, ऐसा नहीं कि बात करते समय भी। बात करते समय तो आराम से बात करेगा, जैसे कि और भी व्यक्ति बात कर रहे हैं, हम और आप बात कर रहे हैं तो वैसे ही आराम से बात करेगा, लेकिन जब रोएगा तो बिल्ली जैसी आवाज निकालेगा, म्याऊं म्याऊं करके रोएगा। तो ऐसा जो रोग हो रहा है वो कहीं ना कहीं क्राइटू-चैट के नाम से जाना जा रहा है। अब इस रोग के अंदर आप देखो 5वें नंबर के पेयर में हर एक जो एक और जो है वो ऐसा छोटा सा दिखाई देगा, ये एकदम छोटा है। यहाँ पे देखो कितना बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, सारे बड़े बड़े हैं, लेकिन यहाँ पे जो दिखाई देगा वो बहुत छोटा होगा। यानी कि 5वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक एक्स की भुजा छोटी हो जाने से जो रोग होगा वो होगा आपका क्राइटू-चैट सिंड्रोम। इसके जो लक्षण हैं वो ऐसे दिखाई देंगे कि जैसे बच्चा बिल्ली जैसा रो रहा है, ठीक है। गुणसूत्र की 5वीं जोड़ी की एक भुजा के छोटे हो जाने से होता है। इसमें रोगी बच्चा की बिल्ली की तरह जैसा बिल्ली के बच्चे की तरह रोता है, बच्चा की बिल्ली नहीं, बिल्ली के बच्चे जैसे, ठीक। तो यहाँ पे हमने 5 रोग को पढ़ लिया है, कंप्लीट कर लिया है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो इसी प्रकार के और भी वीडियोस आते रहेंगे, उनको देखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे भी टिक करना है, ठीक।
और अगर अच्छा लग रहा है तो भैया हमारे मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए आप लाइक कर दें और शेयर कर दें, जिससे औरों का भी फायदा हो, आपका फायदा, सबका फायदा, अंत्योदय सर्वोदय सबका फायदा। ठीक, चलिए मुलाकात अगले लेक्चर में होगी। यहाँ पे हम 4 लेक्चर के अंतर्गत जो जन्मजात रोग है उनको कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो रोग होंगे वो होंगे आपके उपार्जित रोग, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम जो रोग पढ़ेंगे वो है आपका बैक्टीरियल यानी कि जीवाणु से होने वाले रोग। ठीक, मुलाकात बहुत जल्द होगी, तब तक के लिए जय हिंद।